हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है, इंदर कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन के छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चेपू है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। वाजपेयी ने दिया था कलाम को मंत्री बनने का न्योता। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराए और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान हैं। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक हैं। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। वाजपेयी ने ही कलाम को चुना राष्ट्रपति पद के लिए। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज में DRDO गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों का उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। कलाम सूट बनने की कहानी। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम की भी नाप ले डाली। कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम अलाइफ में लिखते हैं,
कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंदगले के सूट सिल कर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इससे खुद खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता। क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। नियम से सुबह की नमाज पढ़ते थे कलाम। बहुत व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे SM खान ने मुझे बताया था, वो वॉक करना भी पसंद करते थे, वो भी सुबह 10 बजे या दोपहर 4 बजे। वो अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे, इसलिए उनके लंच में देरी हो जाती थी। उनका लंच दोपहर 4:30 बजे होता था और डिनर अक्सर रात 12 बजे के बाद। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। मैंने अक्सर उन्हें कुरान और गीता पढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वामी थिरुवल्लुवर के उपदेशों की किताब थिरुक्कुरल तमिल में पढ़ा करते थे। वो पक्के शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था। पूरे देश में निर्देश भेज दिए गए थे कि वो जहां भी ठहरे उन्हें सादा शाकाहारी खाना ही परोसा जाए। उनको महामहिम मियां, हिज एक्सीलेंसी कहलाना भी कतई पसंद नहीं था। लेकिन कुछ हलकों में ये शिकायत अक्सर सुनी गई कि केसरिया खेमे के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। उस खेमे से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि भारत के हर मुसलमान को उनकी तरह ही होना चाहिए और जो इस मापदंड पर खरा नहीं उतरता उसके आचरण को सवालों के घेरे में लाया जा सकता है। कलाम द्वारा बीजेपी की समान नागरिक संहिता की मांग का समर्थन करने पर भी कुछ भौहें उठीं। वामपंथियों और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को कलाम का सत्य साईं बाबा से मिलने पुट्टपार्थी जाना भी अखरा। उनकी शिकायत थी कि वैज्ञानिक सोच की वकालत करने वाला शख्स ऐसा कर लोगों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहा है। अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन में ठहराने के लिए कलाम ने काटा 3.5 लाख का चेक। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई APJ मुथुमराइक्यार से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तब भी मुनिरका में किराए के एक कमरे में रहा करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम के सचिव रहे PM नायर ने मुझे बताया था, कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपयों का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई APJ मुथुमराइक्यार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए। जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन कर परिवार को हर तरह की मदद देने की पेशकश की। कलाम का जवाब था, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे ABP विजन्स YouTube चैनल से। धन्यवाद।